डियर फ्रेंड्स, वेरी गुड मॉर्निंग। हमारे बहुत से स्टूडेंट्स वेल विशर्स की स्पेशल डिमांड ये थी कि आप जो है स्नोफिल्स और उससे अप एंड डाउन्स वेरिएशंस पे जिनसे वैल्यू कम हो जाती बढ़ जाती है, स्नोफीलिया हो जाता है, तो उस स्नोफीलिया पे आप एक ज़रूर उसका एक शॉर्ट वीडियो बनाएं। तो मैंने उनकी बात को बहुत सराहा। मैंने कहा मैं बिल्कुल कोशिश करूँगा। तो आज मुझे टाइम मिल गया तो मैंने कहा आज आप पे स्नोफिल्स पे बनाता हूँ। तो स्नोफीलिया को समझने से पहले आपको ये समझना होगा कि स्नोफिल्स क्या हैं। स्नोफिल्स WBC वाइट ब्लड सेल्स का पार्ट है। वाइट ब्लड सेल्स में अगर आप देखें न्यूट्रोफिल्स, लिम्फोसाइट्स, मोनोसाइट्स हैं, स्नोफिल्स हैं, बेसोफिल्स हैं। तो उसमें से एक सेल है जिसका नाम है स्नोफिल। अब स्नोफिल्स हमारे ब्लड में होती हैं और इनका काम क्या होता है? इनका काम होता है बेसिकली डिफेंस मैकेनिज्म का, यानी कि बहुत से जो हमारी बॉडी के अंदर पैथोजन हैं, निमेटोड्स हैं, बहुत सी चीज़ें जो बॉडी के अंदर इंटर कर जाती हैं और उनसे बचाने के लिए जो हमारी बॉडी की जो ब्लड सेल्स हैं जो डिफेंस हैं उनसे रक्षा करती हैं, तो उसमें एक सेल्स है स्नोफिल्स। अब स्नोफिल्स, अब आप ये पूछ सकते हैं केवल स्नोफिल्स ही क्यों करती हैं, बाकी सेल्स क्यों नहीं करती हैं? तो जिस तरह से हमारी कंट्री का या किसी भी कंट्री का डिफेंस सिस्टम होता है, तो उसमें बहुत सी डिफेंस होती है, जिसमें टेरिटोरियल आर्मी जिसको हम थल सेना, एयर फोर्स है, नेवी है, फिर इसके बाद हमारे स्टेट लेवल पे आती हैं, तो स्टेट लेवल पे पुलिस पर्सनस होते हैं, फिर इसके बाद सेंटर लेवल पे होती है, सेंटर लेवल से एक डिस्ट्रिक्ट लेवल पे आ जाएगी हमारी। अब उसमें जो काम एक पुलिस पर्सन का है वो काम एक SP का नहीं होगा और उसका DIG का नहीं होगा, तो वो काम जो है सबके अलग अलग काम है। तो उसमें एक जो काम है बहुत इम्पॉर्टेंट है, लेकिन ये स्नोफिल्स का। अब जब ये स्नोफिल्स का इनकी संख्या बढ़ जाएगी, इनकी वैल्यू बढ़ जाएगी, तो उससे एक बीमारी पैदा हो जाती है जिसको हम स्नोफीलिया कहते हैं। अब स्नोफिल्स हैं क्या वो आप समझ लीजिए। स्नोफिल्स स्नोफिल्स क्या है? ये स्नोफिल्स आर टाइप ऑफ डिजीज फाइटिंग WBC, यानी कि बीमारी और उससे कारण, किस कारण से बीमारी पैदा हुई है, कौन सा पैथोजन है, कौन सा कीटाणु है, विषाणु है, परजीवी है, उससे लड़ने के लिए जो सेल्स काम आ रही हैं उनको हम WBC के और स्नोफिल्स के पार्ट को यूज़ कर रहे हैं। इस कंडीशन को हम डिफेंस मैकेनिज्म में लेते हैं। दिस कंडीशन इज मोस्ट ऑफन इंडिकेट्स ए पैरासाइटिक इन्फेक्शन, एलर्जिक रिएक्शन और प्रोड्यूसेस टू मच मैनी स्नोफिल्स। सॉरी, ये पेज गलत लग गया हमारा। स्नोफिल्स यहाँ से है, स्नोफिल्स। अब स्नोफिल्स जो है टाइप ऑफ डिजीज़ फाइटिंग है, WBC हैं, और इस कंडीशन का मोस्ट जो इससे पैदा होने वाली है वो पैरासाइटिक इन्फेक्शन है, एलर्जिक रिएक्शंस हैं, और हमारे पास इसमें कैंसर से होने वाले जो बॉडी में चेंजेस आते हैं वो भी स्नोफिल्स को बढ़ाते हैं। नॉर्मल रेंज इनकी 1 से 3% है। अगर ये हाई परसेंटेज जाती है 3 से, ये बिल्कुल फिक्स नहीं है कि 1 से 3% है, ये लैब टू लैब और पर्सन टू पर्सन डिफर कर रही है, लेकिन एक आइडियल जो है वो 1 से 3% है। अगर इनकी परसेंटेज हाई हो जाती है हम उसको स्नोफीलिया कहते हैं, और अगर इनकी परसेंटेज लो हो जाती है हमें तो स्नोपीनिया कहते हैं उसको। अब इसके सिम्टम्स क्या हैं जिनको हम लक्षण कहेंगे? अगर किसी व्यक्ति के अंदर स्नोफिल्स बढ़ गए हैं और उसको स्नोफीलिया हो गया है तो बीमारी कुछ होगी, फिर उसके एक लक्षण आते हैं। लक्षणों के आधार पर डॉक्टर उसको पहचानते हैं कि आपको ये प्रॉब्लम आ रही है, फिर उसके संबंधित कोई टेस्ट होगा, वो टेस्ट कराएंगे और वो टेस्ट सिर्फ क्लियर हो जाएगा, फिर उसका ट्रीटमेंट और मैनेजमेंट होगा। सबसे पहला पॉइंट है रैशेस ओवर बॉडी। रैशेस कहते हैं चकत्ते पड़ जाना, इसमें लाल चकत्ते पड़ जाएंगे, और जैसे ही आप हाथ को पैरों खुजाएंगे तो वो मोटे मोटे उभरे आ जाएंगे, जिसको हम कहते हैं छपाकी या पित्ती उछल जाना।
आम भाषा में इचिंग होगी, उसमें खुजली मचेगी। अगर पैरासाइटिक इन्फेक्शन के कारण इस्नोफिल्स बढ़ रहे हैं तो पेशेंट को डायरिया यानी कि पेट उसका ख़राब होगा और उसको लूज मोशंस आ जाएंगे। अगर इस्नोफिल्स की कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी तो ये लंग सेल्स में जा कर के लंग सेल्स की जो एल्वियोलाई सेल्स हैं उनको ये छोटा कर देंगे या वहाँ रास्ते को घेर लेंगे, जिससे कि पेशेंट को अस्थमा की कंडीशन आ जाती है। म्यूकस बहुत सेक्रीट करेगा पेशेंट, यानी उसको बलगम बहुत ज़्यादा आएगा, सांस फूलेगी। और अगर ये इन्फेक्शन इसी नेमाटोडल इन्फेक्शन के कारण हो रहा है तो रनिंग नोज़ होगी, यानी नाक से पानी बराबर आएगा, पेशेंट को छींकें आएंगी। क्लिनिक में मोस्टली पेशेंट्स ऐसे आते हैं जो कहते हैं कि हमारे जो है पित्ती उछल जाती है, हम कोई भी दवा खा लेते हैं तो ड्रग इंजेक्शन के कारण हो जाता है, या फिर हम कोई इन्फेक्शन हुआ, ज़रा सा भी हमको इन्फेक्शन हुआ, धूल मिट्टी के कारण हुआ तो हमको फ़ौरन जो है छींकें आने लगेंगी और कंटिन्यूअस छींकें होंगी 10-15 और उससे ज़्यादा भी हो सकती है, नाक बहने लगेगी। तो इनके लक्षणों के आधार पर ही इसको टेस्ट को किया जाता है। अब इनका कारण क्या है कि किस कारण से ये होती हैं, तो सबसे जो इम्पॉर्टेंट इनका है तो वो देखिए जो कॉजेज़ हैं कि लार्ज नंबर ऑफ इस्नोफिल्स आर रिक्रूटेड टू द स्पेसिफिक साइट इन योर बॉडी। रिक्रूटेड का मतलब होता है कि जैसे कोई लड़ाई झगड़ा हमारे क्षेत्र में हो जाता है तो लोकल पुलिस फोर्स आ जाती है वहाँ पे, उसको हम रिक्रूटमेंट कहते हैं कि वह स्थानीय जो सेल्स हैं वो आ जाएंगी और उस पैथोजन को मारने की पूरी कोशिश करेंगी कि उसको मार दिया जाए। या कभी कभी ऐसा होता है कि बोन मैरो बहुत अधिक संख्या में या उनकी संख्या को इस्नोफिल्स को बढ़ाना चालू कर देता है। तो दो कारण हो जाते हैं, या तो कोई इन्फेक्शन बॉडी के अंदर घुसा जिसको हम इंट्रूडर्स कहते हैं, वो इंट्रूडर्स को ख़त्म करने के लिए आपकी WBC की इस्नोफिल सेल्स आ जाएंगी, तो उससे ब्लड पिक्चर को जब हम देखेंगे तो इस्नोफिल्स की संख्या बढ़ी होगी। या फिर अगर हम और इन्वेस्टिगेट करेंगे तो कहीं पता चलेगा कि बोन मैरो में इस्नोफिल्स की संख्या बहुत ज़्यादा बढ़ रही है, WBC का प्रोडक्शन बहुत बढ़ रहा है, वो इस्नोफिल्स को ही बढ़ा रहा है। अब और कारण क्या होता है, जैसे इसमें पैरासाइटिक और फंगल डिजीजेस हैं। पैरासाइटिक में बहुत से पैरासाइट्स हैं जो हमारे, जिनको हम परजीवी कहते हैं, वो हमारे पेट में रहते हैं, स्किन में रहते हैं। वो जब खाते हैं तो अपना टॉक्सिन्स या जहरीला पदार्थ हमारे शरीर में निकालते हैं, तो उसके कारण हो जाता है। दूसरा है हमारा फंगल डिजीज़, फफूंदी अगर लगी है शरीर में, किसी भी तरह का फफूंदी है तो वो अपने टॉक्सिन्स को रिलीज़ करेगी और उसको मारने के लिए इस्नोफिल्स आएंगी तो उनकी संख्या बड़ी मिलेगी। एलर्जिक रिएक्शंस हैं, तो बहुत सी ऐसे हैं जो एलर्जी प्रोड्यूस कर देते हैं, जिसके कारण ऐसी हमारी दिक्कत आ जाती है। अब तीसरा इसका आता है टॉक्सिन्स, यानी कोई बहुत जहरीले पदार्थ आ जाते हैं तो उसके कारण ही हमें प्रॉब्लम क्रिएट कर देती है। फिर इसके बाद आता है एंडोक्राइन डिसऑर्डर्स होते हैं, हमारे अंतःस्रावी ग्रंथियों में कोई समस्या आ जाती है तो जिसकी वजह से इस्नोफिल्स का सेक्रेशन ज़्यादा हो जाता है। अब कुछ स्पेसिफिक डिजीज़ और उनके कुछ कारण हैं जिनको ईजिली आप समझ सकते हैं। अब जैसे एलर्जीज़ हैं, एलर्जीज़ में क्या है, पॉलन है, बी वेनम है, पेट डेंडर है। पॉलन क्या होते हैं, बहुत से ऐसे परागकण होते हैं फूलों के, बहुत से ऐसे परागकण हैं कि जो हमारी बॉडी को रिएक्शन कर देते हैं और हमको छींकें आना चालू हो जाती हैं उनके सूंघने से, उनके कांटेक्ट में आने से, तो उससे एलर्जी प्रोड्यूस हो जाती है। दूसरा बी वेनम, मधुमक्खी के काटने के कारण है, वो अपना टॉक्सिन या अपना वेनम जहर हमारे शरीर में प्रवेश कर देती है, मकड़ी कर देती है, और भी कोई इंसेक्ट्स हैं वो काटते हैं तो वहाँ पे लोकलाइज स्वेलिंग, और अगर उनकी संख्या ज़्यादा होगी तो वो इन्फेक्शन क्रिएट कर देंगे। पेट डेंडर है जो घरेलू जानवर हैं, जिसमें आप कोई भी घरेलू जानवर ले सकते हैं, तोता है, चिड़िया है, कबूतर है, कुत्ता, बिल्ली और पालतू जानवर हैं। इनकी जो फंगस हैं वो गिरते हैं और हम उनके कांटेक्ट में आते हैं, इनहेल करते हैं, एक्सेल करते हैं, तो वो बॉडी में एलर्जीज प्रोड्यूस करते हैं। दूसरा मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो रीज़न है वो एस्केरियासिस है, जिसको हम राउंड वॉर्म इन्फेक्शन या पेट में कीड़े कहते हैं। जब शरीर में हमारे कीड़े हो जाते हैं और वो हमारे पके पकाए भोजन को खाना चालू कर देते हैं तो वो भी एक प्रकार का टॉक्सिन्स रिलीज़ करते हैं। वो टॉक्सिन हमारे ब्लड सेल्स के लिए हानिकारक होता है, तो ब्लड सेल्स उनको मारने के लिए आ जाती हैं। अब ये अंडे दे देते हैं, इनके बच्चे हो जाते हैं, इनकी संख्या बढ़ती है, तो जैसे जैसे संख्या बढ़ेगी और ये बढ़ जाएंगे और ये एलर्जीज प्रोड्यूस करेंगे। तो एस्केरिस जो है, जिसको हम कीड़े कहते हैं, पेट के कीड़े पटारे हैं, ये बढ़ जाएंगे तो इसमें हो जाएगा। फिर है एस्थमा। अगर एस्थमा है यानी कि कोई भी कारण हो सकता है, पॉलन भी हो सकता है, किसी के कारण जो है
बढ़ेगा तो इससे हमें अस्थमा प्रोड्यूस हो जाएगा, उसके आ जाएगा। एक्जिमा है जिसमें हम एटोपिक डर्मेटाइटिस लेते हैं, उससे भी हमारे इस्नोफिल्स की संख्या बढ़ेगी। ड्रग एलर्जीज में एंटीबायोटिक्स हैं, NSAIDs एंटीबायोटिक, कुछ एंटीबायोटिक्स हैं जिनके खाने से हमारे रैशेस बॉडी में निकल आए, चकत्ते पड़ जाते हैं लाल लाल, और ऑटोमेटिकली डिज़ोल्व भी हो जाते हैं। अगर बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स होती है तो वो इमरजेंसीज भी कन्वर्ट हो जाती हैं। कुछ हमारी घरेलू दवाइयाँ हैं जिनको हम नॉन स्टेरॉइड एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स कहते हैं, जो दर्द निवारक दवाइयाँ होती हैं, जिसमें ब्रूफेन है, एस्पिरिन है, और भी बहुत सी चीज़ें हैं वो रिएक्शन कर सकती हैं। कीमोथेरेपी है कैंसर के पेशेंट में, अगर कीमोथेरेपी है उससे भी हो जाता है। ट्राइकोनियोसिस जो है ये राउंड वॉर्म लार्वा होते हैं, ये भी अगर पेट में बने रहेंगे तो इनके कारण हो जाती है। अल्सरेटिव कोलाइटिस या IBS है, IBS परसिस्टेंट सेक्रीट करेगा अपने केमिकल्स को, जिससे इस्नोफिल्स की संख्या बढ़ जाएगी। इसके बाद स्ट्रेस है, स्ट्रेस यानी तनाव है, अगर बहुत ज़्यादा किसी व्यक्ति को तनाव रहता है तो उससे भी बढ़ जाती है। अब इसका मैनेजमेंट क्या है, कि मैनेजमेंट क्या करेंगे, टेस्ट क्या करेंगे, कैसे इसका पता लगाया जाएगा। तो इसके लिए सिंपली है कि आप जो हैं, पेशेंट खुद जब इस लक्षणों को बताता है तो डॉक्टर उसको ट्रीटमेंट के लिए चलाएगा, डॉक्टर ट्रीटमेंट करेगा, इसका टेस्ट कराएगा। इसके लिए CBC टेस्ट कराते हैं। CBC में इसकी जो वैल्यू है वो अगर एक्सीड करती है तो हम इस्नोफीलिया कहते हैं। इस्नोफीलिया के लिए फिर हम पेशेंट को एजुकेट करते हैं कि आपके इस्नोफीलिया का कारण क्या है, कि जो लक्षण बताए हैं, कि अगर आपके घर में कुत्ता बिल्ली है, या पॉलन से एलर्जी है, या किसी डस्ट से, माइट से, बहुत से घरों में लोग जाला साफ़ करते हैं, जाला साफ़ करने के कारण भी हो जाता है। अगर ऐसी समस्या आती है तो आप अपने नियर बाई या अपने फैमिली डॉक्टर से मिल करके और इस चीज़ को ईजिली सॉर्ट आउट कर सकते हैं। आपसे बार बार मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि आप हमारे वीडियो को देखने के बाद जो है हमें इसमें कमेंट ज़रूर लिखना चाहिए। आपके कमेंट से मुझे इनकरेजमेंट मिलता है, हौसला बढ़ता है, और मैं आगे की वीडियो बनाता हूं। तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि इसको ज़रूर कमेंट करें, और अच्छा लगे, कोई भी में आपको समझ में नहीं आए तो आप हमें इनबॉक्स में कमेंट अपने दे सकते हैं। और आगे आपको किस तरह के वीडियोस पसंद हैं आप उसमें ज़रूर शेयर करिएगा, तो मैं आपकी ज़रूर हेल्प करूँगा। थैंक यू सो मच।